सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्ति के बाद भारत में किस सभ्यता का उदय हुआ? ऋग वैदिक सभ्यता की। क्या ऋग वैदिक सभ्यता के अलावे किसी और सभ्यता का प्रमाण भारत में अभी तक मिला है? नहीं, कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो सिंधु घाटी नगरी सभ्यता थी। तो ये जो ऋग वैदिक सभ्यता की स्थापना हुई, तो ऋग वैदिक सभ्यता कैसी थी, किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ऋग वैदिक सभ्यता को किसने लाया, इनकी स्थापना किसने की? तो आर्यों ने बनाई। इस सभ्यता का निर्माण आर्यों ने किया। इनका श्रेय किसको जाता है? आर्यों को जाता है। तो आर्य किस जाति के थे? किसी जाति के नहीं थे, क्योंकि वो जब आए थे तो जाति थी ही नहीं। वो क्या थे? वो ग्रुप ऑफ पीपल थे। ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग हाई विजडम एंड दे वर वेरी नोबल। तो उनके पास विजडम भी था और वो नोबल थे, इसलिए उनको आर्य कहा गया। ठीक है। तो आर्यों ने आर्यों की क्या देन हुई? सभ्यता का मुख्य देन तो व्यक्ति का विकास, व्यक्तित्व का विकास, परिवार का विकास, पारिवारिक स्ट्रक्चर खड़ा किया, फिर समाज का निर्माण किया, और समाज के बाद सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति के कर्तव्य। क्या क्या कर्तव्य? व्यक्ति को 4 कर्म के लिए वो उत्तरदायी बनाया। 4 कर्मों के लिए हर व्यक्ति को उत्तरदायी बनाया गया। किस किस के लिए? तो पहला कर्तव्य वर्ण जो है उसी को कर्तव्य कहा गया है। प्रोफेशन। वर्ण मतलब मूल ध्वनि, जिसका कि खंड या टुकड़ा कभी नहीं हो सकता है, जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता है, नाश नहीं हो सकता है, सनातन होगा। वो 4 कर्म क्या क्या हैं? पहला कर्तव्य है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 में जो बांटा, तो चारों वर्णों का कर्तव्य दिया। चारों वर्ण एक ही व्यक्ति से उत्पन्न हुआ है। देखिए उसमें चारों वर्ण को दिखाया गया है एक ही उत्तम पुरुष के शरीर से निकलते हुए। यानी कि अगर आपके शरीर में या मेरे शरीर में, किसी के भी शरीर में ये चारों गुण हैं तो वह उत्तम पुरुष है। इन चारों में से अगर किसी की कमी हो जाती है, एक भी एलिमेंट उसका छूट जाता है, एक भी कर्तव्य पालन वो चूक हो जाती है, तो उनमें वो डिसेबिलिटी आ जाती है। उनको जो है पूर्ण पुरुष नहीं कहा जाएगा। तो क्या क्या कर्तव्य थे चारों में से? तो पहला जो वर्ण को ही कर्म कहा गया है, कर्म के आधारित ही वर्ण है, या वर्ण को ही कर्म कहा गया। इसमें व्यक्ति या जातिवाद की कोई बात नहीं थी। लेकिन बाद में क्या हुआ ना, शंकराचार्य ने जो इसका एक्सप्लेनेशन किया, इसको जो इलेबोरेट किया, तो वहाँ पर इन्होंने चूक की थी, जिसके चलते धार्मिक जो है ना, ये भ्रामक स्थिति पैदा हुई और लोगों में भ्रम फैला। वेद की व्याख्या सही नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसके चलते लोगों में गलत मैसेज गया। तो इसके लिए कहीं ना कहीं वो धर्माचार्य, धर्मगुरु ही लोग जवाबदेह हैं। तो पहला कर्तव्य क्या बताया था? पहला कर्तव्य था नागरिक का कर्तव्य, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य पढ़ना, पढ़ाना और आध्यात्मिक विकास करना। पहला कर्तव्य हर व्यक्ति को ये करना चाहिए, और हर व्यक्ति में ये टेंडेंसी होती है, गॉड गिफ्टेड है ये हर व्यक्ति का काम होना चाहिए। पढ़ना, पढ़ाना और आध्यात्मिक विकास करना। दूसरा था जीविकोपार्जन। क्या जीविकोपार्जन? तो कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन। तीसरा कर्तव्य क्या था? तो व्यापार। तो पढ़ना, पढ़ाना, आध्यात्मिक विकास करना, और विकास के बाद कृषि, पशुपालन, और तीसरा कर्तव्य था व्यापार। और इन तीनों कर्म करने वालों को, इन तीनों कैटेगरीज को, ABC को, जिस छाते के अंदर सिक्योरिटी मिले उस कैटेगरी को कहा गया क्षत्रिय। जैसे छाता होता है ना, छाता का मतलब क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। वो धूप से या वर्षा से आपकी सुरक्षा करती है। तो छाता जो है, छाता को मतलब छाता से ही छत्र बना है, छतरी बना है। तो छतरी का अर्थ हो गया जिसके छाते के अंदर हम तीनों कैटेगरी जो हैं सुरक्षित हैं, उसको छतरी कहा गया। तो छतरी का कर्तव्य हुआ कि तीनों को सुरक्षा प्रदान करना, यानी राज्य का काम करना। राज्य का जो है
जो भी जिसके पास भी रिस्पॉन्सिबल जो व्यक्ति होगा वो छतरी कहलाएगा। उसकी प्रमुख उसका जो प्रमुख दायित्व होगा तो क्या होगा, तीनों कैटेगरीज को सुखी रखना और उसको सुरक्षा प्रदान करना। अगर इन तीनों को सुरक्षा देने में आप नाकाम रहते हैं तो क्षत्रिय धर्म का पालन करने में आप नाकाम रहे। और ये कर्तव्य हो गया क्षत्रिय का। इसी प्रकार से अब ये चारों गुणों में आप हर व्यक्ति को देखना है कि हमारे अंदर क्या चारों गुण उपलब्ध है। चारों गुण किसी न किसी प्रतिशत में, किसी न किसी अनुपात में हर व्यक्ति में होता है। तो इसमें जो भी गुण प्रधान होगा आपके, इसको देखने का इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। इसको देखने के लिए आत्ममंथन करना पड़ेगा कि इन चारों एलिमेंट में मेरे पास किस एलिमेंट की प्रधानता अधिक है। तो अगर प्रधानता है एलिमेंट ए की तो आप उस तरफ जाएंगे, बी की तो आप उस तरफ जाएंगे, सी की तो आप इस तरफ जाएंगे और डी की तो आप उस तरफ जाएंगे। लेकिन बाद में कालांतर में क्या हुआ, इंट्रोस्पेक्शन करने के बजाय ये थोप दिया गया जबरदस्ती कि आपको इस एलिमेंट इस तरफ जाना है, जिसके चलते ना ये कर्म पालन में जो है कर्म भीरु का होने का इनिशिएशन हो गया। कर्म को जो हम अच्छी तरह से कर पाने में सक्षम नहीं होने पाने लगे। और उसके बाद जो है ये चारों गुण जब व्यक्ति में आ जाता है तो व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। और इसके बाद ये पहला वाला जो कर्तव्य है ये थोड़ा अधिक मुश्किल है, पढ़ना पढ़ाना और आध्यात्मिक विकास करना। तो समय के साथ क्या हुआ ना, इस पेशे में, इस कैटेगरीज में बहुत जटिलता आने लगी। लोगों के पास जो है विवेक जो है उतना रहा नहीं, पढ़ना पढ़ाना क्लिष्ट होता चला गया। और जिसके चलते जो है शिक्षक वर्ग की जो गुणवत्ता थी वो गिरती चली गई। और धीरे धीरे सभी समाज जो है ये पढ़ना पढ़ाना और आध्यात्मिक विकास से कट ऑफ होते चले गए, जिसके चलते इस वर्ग की संख्या घटती चली गई। और ये वाला वर्ग जो है कैटेगरी 1 वाला ये अल्पसंख्यक होते चले गए। और लोगों चूँकि पढ़ने पढ़ाने और आध्यात्मिक विकास से लोग अलग होते चले गए तो उनकी संख्या बढ़ती चली गई और इनकी संख्या घटती चली गई। और इन चारों गुणों में यहाँ जो भारतीय समाज जो बना ऋग वैदिक उसके बाद उत्तर वैदिक काल, तो उसमें जो है जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें समाज ने, भारतीय समाज का डीएनए देखिएगा, भारत में कहीं पर भी आप बैठिएगा तो पढ़ने पढ़ाने की आम भावना, आम जो चौक चौराहे पर जो बातचीत होती है, गप होता है, उसमें पढ़ने पढ़ाने आध्यात्मिक विकास की कोई बात नहीं होती है। उसमें आप देखिएगा राजा के बारे में जरूर चर्चा होगी कि राजा कैसे बना, कौन बना, क्या बनाना। राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। यानी कि यहाँ के जो मूल कैरेक्टर है, यहाँ जो मूल डीएनए है, तो उसमें पढ़ने पढ़ाने और अध्यापन प्लस आध्यात्मिक विकास की बात के बजाय राजनीति की प्रधानता हो जाती है, जिसके कारण यहाँ का जो मुख्य रुचि है, यहाँ के लोगों की जो मुख्य जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो राजनीति में ज़्यादा हो गई। इसके चलते आप देखिएगा कि भारत की राजनीति कभी भी स्थिर नहीं रही, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है इसी में फोकस हो गए। लोगों का मुख्य उद्देश्य हो गया राजा बनना, किसी प्रकार से हम राजा बन जाएं, बस हमारी जो है उपलब्धि हो जाएगी। बाकी पढ़ना पढ़ाना और अन्वेषण करना, आध्यात्मिक विकास करना, ये जो है ना, ये प्रक्रिया बहुत इसमें मंदी आ गई और राजनीति में प्रखरता आ गई, जिसके चलते भारत की राजनीति जो है ये डायनामिक हो गई। और 100 वर्षों के कालखंड में हमेशा जो है भारत की राजनीति परिवर्तित होती चली गई, चाहे वर्ग संघर्ष हो, चाहे बाहरी आक्रमण हो, लेकिन राजनीति परिवर्तित होती चली गई। और इसीलिए आप देखते हैं कि भारत की राजनीति में जो है 100 वर्षों के कालखंड में आमूल चूल परिवर्तन होता आ रहा है और आगे भी ये जारी रहेगा। अब इसके अलावे जो है हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे भारतीय आर्यिक सभ्यता की।